देश का पहला नेता जिसे दी गई फांसी की सजा। मुझ पर हत्या का कोई आरोप लगा ही नहीं। नेताओं ने कहा कि रसूख जेल से छूट गए। आनंद मोहन के संयुक्त हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ। हम इतने ही बुरे थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आनंद मोहन से राजनीतिक समझौता करते हैं। संसद के ग्रंथागार में मेरी किताब शोभा बढ़ा रहा है। देश का वो नेता जिसने लालू के छुड़ा दिए पसीने। ये जो कहते हैं पलटू चाचा, ये लोग कैसे घोलटू हैं कि बार बार घुलट घुलट के नीतीश कुमार के पास जाते हैं। हाफ पेंट पहन के मेरे ही शहर का है, सहरसा की गलियों में कंचा खेलता था, गुल्ली डंडा। ये एक सवाल है, चलता हुआ सवाल। हमारी जमींदारी चली गई, टाटा की जमींदारी क्यों नहीं गई। एक ऐसा बाहुबली जो गांधी के रास्ते पर चलता है। कौन कहता है कि जो चरखा से आजादी नहीं आई, वो गांधी की कितनी बड़ी साधना थी, तपस्या थी कि मरते वक्त कहा, हे राम। एक ही जननेंद्रिय से हम पैदा हुए, हम शूद्र और तुम बामन कैसे। डर भी जिससे डरता है उसका नाम है बाहुबली आनंद मोहन। डर जिससे डरता है उसका नाम आनंद मोहन। तब बंदूक उठाए थे किसी के इज्जत की रखवाली के लिए। आनंद मोहन फिर जाएंगे, चाहे 100 बार फांसी की सजा क्यों नहीं हो। ये अकलोल है, ढकलोल है, बकलोल है, उन सबको मैं कहूंगा कि बिहारी नफरत फैलाने नहीं आए हैं दिल्ली, नहीं जाते हैं कहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम एनएमएफ पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ आनंद मोहन। ये नाम ही काफी है देश की जनता को बताने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज चैनल पर। धन्यवाद सर, जैसा कि मैंने बताया कि देश के कुछ लोग, कुछ क्या देश की पूरी जनता आपको बाहुबली कहती है। एक और मैं मिस कर गई हूँ, फायर ब्रांड नेता। पहला ऐसा नेता देश का पूर्व सांसद जिन पर फांसी की सजा सुनाई गई, जिन पर हत्या का आरोप लगा, वो आनंद मोहन है। एक बात शायद देश को पता नहीं है कि मुझ पर हत्या का कोई आरोप लगा ही नहीं है। मुझ पर चार्ज है भड़काऊ भाषण का। बहुत नीचे आइएगा तो इसको कहिएगा कि आदेश देने का। भड़काऊ भाषण या आदेश, ये हत्या का डायरेक्ट इल्जाम हम पर है ही नहीं। यहाँ लोग कंफ्यूजन में है। सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है। तो लेकिन अब लोग को एक चल गया है, हत्या का आरोप है, हत्या का आरोप है। हम लोग को झेलना है, झेल रहे हैं। सही बात तो यही है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ नेताओं ने कहा, आपने कहा कि हत्या का आरोप मुझ पर लगा। लोगों ने अपराधी तक घोषित कर दिया आपको। नेताओं ने कहा कि रसूख जेल से छूट गए, अपराधी जेल से छूट गए। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि इस देश की राजनीति में शुचिता का अगर उदाहरण दिया जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी है। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि अटल जी से पूछना चाहिए। अब अटल जी तो नहीं है, आडवाणी जी हैं, जॉर्ज साहब नहीं है, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं। बिहार की राजनीति में ऐसे कौन से नेता हैं जो आनंद मोहन से समझौता नहीं किया हो राजनीति में। एक दूसरी बात कि जिस घोषणा पत्र, जिन विशेषणों से मुझे नवाजा जा रहा है आज,
उनको मैं कहूँगा थोड़ा इतिहास के झरोखे में झांकने के लिए, 98 का घोषणा पत्र निकालने के लिए, एनडीए का, जिसमें अटल जी, जौहर साहब, नवीन पटनायक, फारूक अब्दुल्ला, ऐसे लोगों के साथ आनंद मोहन के संयुक्त हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ। हम इतने ही बुरे थे तो फिर जो लोग आज चिल्पों मचा रहे हैं उन सब से पूछिए, मैं सबसे कहूंगा ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आनंद मोहन से राजनीतिक समझौता करते हैं और काम खत्म तो विशेषणों से नवाजना शुरू करते हैं। तो कहने वाले को कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन पिछले साल चिल्पो तब मचा जब आप जेल से बाहर आए और ये कहा गया कि नीतीश बाबू ने आनंद मोहन जी के लिए कानून बदल दिया। अब एक बात मैं कहूंगा कि जिस कानून की बात हो रही है वो कानून जहां के मरहूम डीएम जी कृष्णैया साहब थे, उनके गृह प्रांत में ये कानून था क्या? ये कानून कि राष्ट्रपति मारे जाएं तब सजा का रूप अलग होगा, आम लोग मारे जाएं तो उनके लिए सजा अलग होगी, डीएम मारे जाएंगे तो सजा कुछ और होगा, और चपरासी मारे जाएंगे तो सजा कुछ और होगी। तो इसलिए ये संविधान की मूल आत्मा के विपरीत है। संविधान कहता है सबका मान बराबर। एक कानून था कि अगर ऑन ड्यूटी आईएएस मारे जाते हैं तो उनको परिहार नहीं मिलेगा। ये नहीं था कि जिंदगी भर जेल में रहना होगा। उनको जो 20 साल आजीवन कारावास का मतलब होता है 20 साल, और 6 साल परिहार देना है, छूट, बशर्ते कि बंदी का आचरण जेल में अच्छा रहे, कोऑपरेटिव रहे, सकारात्मक सोच का हो, तो उनको 6 साल छूट देनी है। चिल्पों इसी बात का मचा कि आनंद मोहन को छूट क्यों मिला। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट की कॉपी भेज देंगे। उस जजमेंट में है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था जिसके लिए फांसी की सजा दी गई। दूसरा कि ये एक महज संयोग था, प्रायोजित नहीं था, सुनियोजित नहीं था। अचानक उग्र भीड़ की गिरफ्त में आ गए डीएम और भीड़ के शिकार हो गए, उग्र भीड़ के 3,500 उग्र भीड़ का। और तीसरा कि वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, ऑन वे थे। उनको जाना कहा था गोपालगंज, बिल्कुल, पटना, हाजीपुर, छपरा, गोपालगंज, और आ कहाँ गए? पटना, हाजीपुर, और चले गए मुजफ्फरपुर। वो क्या करने गए थे उस दिन मुजफ्फरपुर, जब मुजफ्फरपुर का डीएम और एसपी 5 लोगों की नृशंस हत्या पुलिस वर्दी में कर दी गई सरेआम मुजफ्फरपुर शहर में, और वो सभी सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो उग्र भीड़, जो ट्रेनें बंद थी, शहर बंद था, तो वहां का स्थानीय डीएम एसपी जब नहीं निकल रहा था तो गोपालगंज का डीएम उस दिन वहां क्या करने गए? तो ये सवाल है, ये रहस्य है। तो आप कहते प्रायोजित था? प्रायोजित था? नहीं, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि घटना प्रायोजित नहीं था। हम कह रहे हैं कि डीएम क्या करने गए वहां, ये एक साजिश भी हो सकता है। इस रहस्य पर से पर्दा क्यों नहीं उठाया कि डीएम उस दिन क्या करने गए? गोपालगंज का डीएम मुजफ्फरपुर में उस दिन क्या कर रहे थे? और ऑन ड्यूटी नहीं थी। ऑन ड्यूटी कहां होता है? गोपालगंज में। ऑन वे, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, मैं नहीं कहता। तो क्या आप करेंगे पर्दा उठाने का काम? आप लड़ेंगे? हमने लवली आनंद ने उन्हीं दिनों लोकसभा में बयान है उनका कि सीबीआई की जांच हो। डीएम उस दिन क्या करने गए थे गोपालगंज का, मुजफ्फरपुर?
इस रहस्य पर से पर्दा उठे, बात की, सीबीआई की जांच, डीएम मारे गए, सीबीआई की जांच नहीं हुई, एक साधारण दरोगा जांच कर रहा है। ये तो अपने आप में बता दे रहा है कि जिसकी सरकार थी वो उसकी मंशा क्या थी। राजनीतिक प्रतिशोध लेना था, आनंद मोहन शिकार हुए उसके। बिल्कुल 3,500 लोग को इसमें आरोपित किया गया, 34 लोग नामजद किए गए, सारे लोग छूट गए और अकेले आनंद मोहन। क्यों? 115 सशस्त्र बल, जिसमें 2 डीएसपी थे, 2 एसडीओ थे, 2 इंस्पेक्टर थे, 5 सब इंस्पेक्टर थे, वो सभी सशस्त्र थे डीएम की सुरक्षा में। और उसके बीच से कोई आकर के डीएम को मार के और चला भी गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को एक डंडा नहीं पड़ा, कोई स्पॉट पर पकड़े नहीं गए। कायदे से इन तमाम अधिकारियों को सजा होनी चाहिए जिसके आंख के सामने डीएम मार दिए गए। कायदे से इनको जेल भेजना चाहिए। हम पकड़ाए कहां? 4:15 पर मुझ पर ये आरोप है कि मैं भड़काऊ भाषण दे रहा था, जो डीएम की मौत का कारण बना। भीड़ को उग्रवादी बनाया। हाँ, उग्र भाषण से, है ना। अगर भाषण उग्र भाषण, तो उग्र लेखन क्या है, उग्र एंकरिंग क्या है, उग्र पत्रिका, सच को बेबाकी से कह देना, यही हमारा जुल्म, यही उग्र भाषण मेरा था। और पकड़े कब गए? 4:15 पर हम भाषण कर रहे हैं, 4:28:30 पर मैं 62 किलोमीटर दूर एक डीएम और एसपी वैशाली का हमको गिरफ्तार करता है। झूठा कौन है? 12.5 मिनट में 62 किलोमीटर की यात्रा आनंद मोहन किस सवारी से किया? हेलीकॉप्टर से भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि टेक ऑफ में 5 मिनट, लैंडिंग में 5 मिनट। बिल्कुल। और अगर 10 मिनट ही मुजफ्फरपुर से वैशाली का सफर हो तो 10, 5, 5, 20 मिनट चाहिए। 12.5 मिनट में किस सवारी से? उस समय जब लालू जी की सरकार थी और कहा जाता था सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, तुलना करना मुश्किल होता था। ऐसे में 12.5 मिनट में आनंद मोहन गिरफ्तार कर लिए गए वैशाली में। ये ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड बातें, मैं अगर आप मांगेंगे हम भेज देंगे आपको। झूठा कौन है? वहां का एफआईआर करने वाला डीएसपी और एसडीओ झूठा है, यहां पकड़ने वाला जिसने टाइम लिखा है डीएम और एसपी झूठा है। दोनों लालू जी की सरकार में एक एसडीओ डीएसपी थे, एक एसपी और डीएम थे। झूठा कौन है वही साबित हो पहले। सर, एक अधिकारी के हत्या का आरोप आप पर लगा, जो आपने कहा कि भड़काऊ भाषण का आरोप है, ना कि हत्या का आरोप है ही नहीं। ये चल रहा है मीडिया में, हत्या का आरोप, हत्या का आरोप। हत्या की सजा, हत्या की सजा नहीं है हम पर। बेबाकी से बोलने की, भड़काऊ भाषण का आरोप। लेकिन जेल में तो इसीलिए डाला ना कि बेबाकी से बोले। बिल्कुल भड़काऊ भाषण। और आप तो ये कहते आए ना कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ यदि कुछ होगा तो बंदूकें फिर से उठेगी। नहीं, हमने ये कहा है कि अगर सत्ता के दम पर किसी की आवाज को दबा दिया जाए, अगर मातम पुरसी में अपने समर्थकों के अन्यायपूर्ण तरीके से मारे जाने पर पुलिस वर्दी में किसी को मौत का घाट उतार दिया जाए, एक नहीं 5-5 लोगों को सरेआम, आनंद मोहन फिर जाएंगे, चाहे 100 बार फांसी की सजा क्यों नहीं हो। और सत्ता के दम पर, बंदूक के दम पर अगर कोई जनता की आवाज को उठा दे, दबा दे लोकतंत्र में, तो उसके खिलाफ में बंदूकें भी उठेंगी। कि क्यों उग्रवादी घटनाएं घट रही है, क्यों नक्सलपंथ है, क्यों वामपंथी लोग बंदूक उठाने को मजबूर होते हैं, क्यों आदिवासी बंदूक उठाने के लिए मजबूर होते हैं? इसलिए कि उनकी वाजिब हकों को, आवाज को दबाने की कोशिश होती है। सर, आपने बंदूक का भी नाम लिया, तो एक मैगजीन, हम उस दौर में चलते हैं, आप उस दौर के नेता हैं जब उस राज्य से नेता निकले हैं आप, जहां लालू जी जैसे नेता, नीतीश कुमार जी जैसे नेता और उस
देश के नेताओं में से जब हमने आडवाणी जी को देखा, हमने अटल जी को देखा, एक मैगजीन छपी थी, उसमें आप बंदूक लेकर ऐसे खड़े हुए थे, बिल्कुल रॉबिन हुड वाले अंदाज में, पीछे बंदूक लेकर 2 गुर्गे आपके खड़े हुए थे और मैगजीन पर छपा था ये बिहार है। माया की का जिक्र आप कर रहे। जी, माया पत्रिका में 2 नहीं थे, कई थे बंदूकें लेके। और हमने कहा कि हर क्रांतिकारी का पहला फर्ज है खुद को बचाना। अगर हम ही मर जाते तो आप सवाल किससे करते? एक तो एक तरफा जेल में रख करके हमारी अभिव्यक्ति को कुंद कर दिया गया, मेरी बातें मीडिया तक आने नहीं दी गई, एक तरफा बातें चली और वही बात आप लोग सुनते रहे। तो पहला फर्ज होता है किसी क्रांतिकारी का, चे गुवेरा ने कहा कि खुद को बचाओ। तो अगर और कब ये रंगदारी और डकैती के लिए बंदूक नहीं उठा था? आनंद मोहन सदन के बिहार की सबसे बड़ी पंचायत बिहार विधानसभा के मेंबर थे और तब उस समय जो मुख्यमंत्री थे लालू जी, उनसे मेरा वैचारिक मतभेद था और मुझे खोजने, मुझे मारने की साजिशें हो रही थी। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा में, आत्मरक्षा में हमारी फौज भी खड़ी थी। तो किसी से डर था? किसी से डर क्या? आपको बता इसीलिए दिया, बंदूकें उठाई। कहानी बता दिए कि क्यों। डर जिससे डरता है उसका नाम आनंद मोहन है। क्या बात है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, सिर्फ ऊपर वाले के। ये सर अगर झुकेगा तो ऊपर वाले के सामने, बाकी किसी के सामने नहीं। 16 साल आप जेल में रहे सर। 16 साल की पहले की बिहार की राजनीति और 2023 में आप जेल से बाहर आए, उसके बाद के बिहार को अभी तक कितना फर्क देखते हैं, पहले की राजनीति में बिहार की और अब की राजनीति? एक तो पहले आप जान लीजिए कि मैं 16 साल ही जेल में नहीं रहा। बीच में आप मैं इमरजेंसी में जेपी आंदोलन में 6 बार जेल गया और उसके बाद सामाजिक सरोकारों के को लेकर, कोसी और बिहार के ज्वलंत सवालों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर, हम जो सोशलिस्ट लोग थे, वो परमेश्वर कुमार जी हमारे गुरुजी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में सामाजिक सरोकारों और ज्वलंत सवालों को लेकर हम लोग आंदोलन करते थे। कभी बड़ी रेल लाइन लाओ, कभी एयरपोर्ट बनाओ, अब हम लोगों ने किया एम्स लाओ सहरसा में। तो ऐसे जो सामाजिक सरोकार थे, उन सवालों पर, एनएच लाओ, कोसी पर वो पुल बनाओ, महासेतु बनाओ, ऐसे सवालों को लेकर के सबको जोड़ दीजिएगा तो आनंद मोहन 68 साल की उम्र में लगभग 30 साल, 3 दशक जेल में रहे। ये सिर्फ 16 साल नहीं, ये 17 साल की उम्र से जब जेपी आंदोलन में हम कूदे तब से लेके आज तक 30 साल जेल में रहे। और फिर मैं कह रहा हूं, जहां कहीं अन्याय होगा, अनाचार होगा, शोषण होगा, दमन होगा और आनंद मोहन को लोग पुकारेंगे, याद करेंगे, हम खड़े होंगे, चाहे जितनी बार सजा हो जाए। सर 17 साल की उम्र में आपके मैगजीन में फोटो छपे, हमने आप पत्रिकाएं देखी। 17 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि बिहार जैसे राज्य की हम बात करें तो बहुत से लोगों ने 17 साल की, 18 साल की उम्र में राजनीति शुरू की, लेकिन आपने ये रास्ता अपनाया, क्या जरूरत थी सर इसकी? कोई रास्ता नहीं अपनाया, क्राइम की दुनिया का रास्ता। आप लोग गलत हैं। कोई क्राइम की परिभाषा जो है ना, वो है रेप, वो है रंगदारी, वो है डकैती, ठीक है, वो है शोषण, अपहरण। आप बता सकती हैं कि आनंद मोहन अब भाषण कर रहे थे और भड़काऊ भाषण में, इस देश ने बहुत कुछ देखा है। एक भड़काऊ भाषण हुआ था, इस देश के बड़े बड़े लीडर फंस गए थे।
कोर्ट में कहा गया ऑडियो अस्पष्ट है और वीडियो धुंधला है। मेरे खिलाफ कोई वीडियो था क्या, ऑडियो था क्या? जो प्रत्यक्षदर्शी था, गवाह था, डीएम की कार में बैठा हुआ ड्राइवर, डीएम की कार में मौजूद बॉडीगार्ड, दोनों ने कहा कि ईंट पत्थर लाठी डंडे से पीट पीट कर हमारे साहब को उग्र भीड़ ने मार दिया। आनंद मोहन जी दूर दूर तक उसमें नहीं थे, लवली आनंद उसमें दूर दूर तक नहीं थे। हम कौन थे, कौन लोग थे? मैं था, लवली आनंद थी, अखलाक अहमद थे पूर्व मंत्री, विधायक मुन्ना शुक्ला थे, पूर्व विधायक अरुण कुमार थे, प्रोफेसर, दो प्रोफेसर थे, शशिकांत जी और हरेंद्र कुमार। ये सभी लोग, किसी का बैकग्राउंड अपराध का नहीं था, सभी पॉलिटिकल लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और सबों को सजा हुई, सारे लोग छूट गए। एक अकेला व्यक्ति, ये भी यक्ष प्रश्न है कि 115 सशस्त्र बल के बीच जो डीएम की सुरक्षा में लगा था, एक अकेला व्यक्ति डीएम को मार के निकल गया और सब गोलियां गिल रहे थे। कितनी गोली चली, किसने आदेश दिया, ये सब एफआईआर में डायरी लेके बैठे हुए थे, एफआईआर कर रहे थे, गोलियां गिर रहे थे, बचा कोई नहीं रहा था। इसलिए मैंने कहा कायदे से इन लोगों को जेल में जाना चाहिए। सर, जेल में आप रहे, बहुत सी किताबें आपने लिखी, उन किताबों के बारे में मैं जानना चाहूंगी। आपने महात्मा गांधी के ऊपर एक किताब लिखी, महात्मा गांधी के ऊपर किताब लिखना आपने क्यों जरूरी समझा, और देश के लिए, लोगों के लिए महात्मा। देखिए, मेरी एक किताब नहीं है, दशरथ भी आपने लिखी। मेरी किताबें, पहली किताब जो है वो है कैद में आजाद कलम, दूसरी किताब है स्वाधीन अभिव्यक्ति, तीसरी किताब है गांधी कैक्टस के फूल, फिर एक कहानी संग्रह में से एक कहानी आई जो अभी मधुलिका में सीबीएसई में 8वीं से 10वीं क्लास तक पढ़ाई जाती है जी। हिंदी की, वो है पर्वत पुरुष दशरथ, जिस पर बाद में माउंटेन मैन माझी बना। उसके आध्यात्मिक पक्ष को उड़ा के लव स्टोरी बना के, जिसमें हमने लिखा था कि क्यों जीवन के अंतिम दिनों में दशरथ माझी कबीर के होकर रह गए, क्यों जीवन के अंतिम दौर में दशरथ माझी को बुद्ध भाने लगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, क्यों वो बुद्ध के शरण में चले गए। ये जो उनका आध्यात्मिक पक्ष था, जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ पक्ष था, जो जातीय विषमता है इस देश में, है ना, उससे जुड़ा हुआ पक्ष था, उसको विलोपित करके इसको लव स्टोरी बना के फिल्म में परोस दिया गया। तो और मेरी किताबें इस देश की जो मानक प्रकाशन जो इस देश का है वहाँ छपी है। संसद के ग्रंथागार में मेरी किताब शोभा बढ़ा रहा है। ये साधारण बात नहीं है। आज के कौन से राजनेता हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं? आज के कौन से नेता हैं जिनकी किताब संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रहा है? आज के कौन से लीडर हैं आज के दौर के जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होते हैं? बस आप लोग बंदूक, टीआरपी सब ठीक है, हम तो आए ही इसके लिए। लेकिन सर, गांधी एक कैक्टस फूल, हाँ, गांधी, वो आपने क्यों नाम दिया? एक कैक्टस फूल। गांधी अपने आप में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। भारत गांधी का पर्याय है, गांधी भारत का परिचय है, प्रतीक है, और इसलिए गांधी पर बहुत कहने की जरूरत नहीं है, हम आएंगे उस पर। कैक्टस के फूल, उसमें जो 5 कहानियां हैं, आलेख हैं, उसमें गांधी सबसे बड़ा है आलेख,
उसके साथ साथ भगत सिंह पर है, उसके साथ साथ फिदेल कास्त्रो पर है, चंद्रशेखर जी पर है, हमारे गुरु जी परमेश्वर, समाजवादी नेता परमेश्वर, फ्रीडम फाइटर परमेश्वर कुमार पर है, मेरी अपनी मां पर है, और मेरे दादाजी जो आजादी के आंदोलन में गांधी जिनके घर जाते थे, जिनको कोसी का गांधी कहा जाता था, प्रखर वो स्वतंत्रता सेनानी थे, 400 बीघा जमीन के मालिक थे, सैकड़ों बीघा जमीन कांग्रेस कर्मियों को खिलाने, भंडारा चलाने, शिविर चलाने, जेल से छुड़ाने में उनका बिक गया। मेरी दादी माँ के नेतृत्व में 4 शेर जेवर आजादी के आंदोलन के लिए गांधी के चरणों में समर्पित कर दिया गया, देश की आजादी के लिए। हम वहां से आते हैं, हम वहां से आते हैं जब इस देश में न्यायपालिका पर पहरा बिठाया गया, प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, तब कोई नेता नहीं बोला। इमरजेंसी देश में लागू हुआ। एक बड़े संत ने कह दिया कि यह अनुशासन पर्व है। 1 लाख से ज्यादा लोग, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी, ऐसे मेरे जैसे लोग, नीतीश कुमार जी जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग, शिवानंद तिवारी जैसे लोग, हमारे मित्र ये अखलाक अहमद अकेला जी, कुलानंद यादव अकेला, ऐसे लोग लाखों की संख्या में जेल गए। तो उस समय अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल पर आनंद मोहन अपने जीवन के 18वें बसंत में जेल गए। तो ये, लेकिन ये सब बातें कम आती हैं। सर कैसे बताएंगे, आज भी एक मेरा जो क्रांति दूत अखबार गाली देते हैं। सुनिए, जो क्रांति दूत मेरा अखबार निकलता था, वो सीज किए जाते थे, हॉकर्स गिरफ्तार होते थे, और उसी मामले में मेरा एक आर्टिकल निकला था जब गोलियां चली थी त्रिवेणीगंज में, जहाँ मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई हुई थी। तो वहाँ 4 लोग शहीद हो गए थे। तो मेरा एक आर्टिकल आया कि बिहार का तीसरा जलियांवाला बाग, और उसी आर्टिकल पर अखबार भी सीज हुए, हॉकर्स भी पकड़े गए, और हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के सवाल पर जेल गए। तो ये अब गांधी की बात आपने उठाई कि गांधी क्यों। मैं मानता हूं कि जब 10,000 साल गुजरता है तब कोई राम आते हैं, त्रसित मानवता की पुकार पर। जब 5,000 साल गुजरता है तो मानवता के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कोई कृष्ण आते हैं। उन्होंने स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जी, उन्होंने स्वयं कहा ना। और रामायण में भी कहा गया, जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, ये तुलसीदास जी राम के बारे में कहा गया। तो मैं मानता हूं कि 10,000 पर कोई राम आते हैं, 5,000 साल गुजरता है तो कोई कृष्ण आते हैं, 2,500 3,000 साल जब गुजरता है तो कोई बुद्ध आते हैं, 1,500 साल गुजरता है तो कोई ईसा मसीह पैगंबर साहब आते हैं, और जब 1,000 साल गुजरता है तब कोई मार्क्स और गांधी आते हैं, त्रसित, दमित, शोषित मानवता के उत्थान के लिए, उसके त्राण के लिए, उसके कल्याण के लिए। गांधी साधारण पर्सनालिटी नहीं है, गांधी होना आसान नहीं है। गांधी को क्यों जानना चाहिए नई पीढ़ी को? जब यह देश 1857 में हार गया, तमाम बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में मंगल पांडे, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, ये सारे के सारे लोग जो उस समय टॉप क्लास के लड़ाकू थे, सबों ने शस्त्र उठाया, हार गए।
उसके बाद चाफेकर बंधु आए, बिस्मिल आए, चंद्रशेखर आए, भगत सिंह आए, अशफाक उल्लाह खान आए, रोशन सिंह आए, जी। ये सब आए और बिल्कुल ये एक तरह से समझिए आत्महत्या साबित हुआ। जो बम के दम पर, बंदूक के दम पर इस देश में क्रांतियां लाना चाहे, बदलाव लाना चाहे, और अंत में भगत सिंह को कहना पड़ा, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उनको जन आंदोलन की जरूरत पड़ी जो गांधी पहले से कर रहे थे। भगत सिंह भी उसी रास्ते पर आए और उन्होंने असेंबली में बम फेंका, ये कहते हुए जवानों को जगाने को काउंसिल में बम फेंका, अगर इस दम नहीं जागा तो फिर मर के जगाऊंगा। वो उनको भी जन आंदोलन की जरूरत पड़ी और उन्होंने कहा छिटफुट हिंसा से हम देश की आजादी को आजाद नहीं कर सकते। कबूला। गांधी वहां से शुरू हुए। गांधी जब आए, इस देश में जिनके पास ताकत थी वो थे राजे रजवाड़े जमींदार, जिनके पास छोटी छोटी आर्मी थी, सेनाएं थी। वो सब अधीनता स्वीकार कर चुके थे, थक चुके थे, हार चुके थे। गांधी जब आए, इस देश की पूंजी जो टाटा, बिरला, डालमिया, गोइनका ऐसे लोगों के हाथों थी, वो सब अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार कर चुका था। गांधी जब आए, इस देश की प्रतिभा आईएफएस के रूप में आज आईएएस आईपीएस होते हैं, सभी अंग्रेजों की नौकरी स्वीकार कर चुके थे। गांधी किसको लेकर खड़े हुए? इस देश के निर्धन, निर्बल, असहाय, शोषित, पीड़ित लोगों को का आत्मबल जगाए। ठीक वैसे ही जैसे राम कोई चतुरंगी सेना लेकर नहीं गया था, बाप वाला, दशरथ वाला, जो इंद्र को जरूरत पड़ती थी देव दानव संघर्ष में तो जाते थे लेके, मांगते थे दशरथ से उनकी चतुरंगी सेना। राम चतुरंगी सेना लेके नहीं गए थे बाप वाला। राम रावण के एजेंटों, खड़, दूषण, तारिका, कुंभकर्ण ऐसे लोगों से जो सताए गए लोग थे, उनके आत्मसम्मान को जगाया। जो वनों में रहते थे वो वन के नर थे, उनको कहा गया बानर। वानर। उनकी जंगलों में बड़ी पूंछ थी, उनको लगा दिया पीछे से पूंछ। ऐसे आदिवासी, कोल, भील, दलित, पिछड़ा, इन सब के आत्मसम्मान को जगाया जो रावणी राज में सताए गए थे। उनके स्वाभिमान को, उनके आत्मसम्मान को जगाकर सेना तैयार की और लंका पर चढ़ाई बोला। इंद्रजीत, जिनका नाम ही था इंद्रजीत, मेघनाथ जैसे, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े जो महारथी थे, शस्त्रों से लैस, रथों से लैस, इसलिए रामायण में जिक्र है, रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। वे अधीर हो गए जब देखा उस पार युद्धाभ्यास चल रहा है। लोगों को लगा कि बादल है, बिजली चमक रही है, लेकिन भयभीत थे अंदर अंदर विभीषण, क्योंकि वो रावण की सेना ताकत को जानते थे। कैंप चेंज कर दिए थे, आ गए थे राम के शरण में। यहाँ देखा कि ये तो परंपरागत पेड़, लाठी, गदा, ऐसे न रथ है, कैसे पार पाएंगे रावण से? तो वो संदेह में थे, डरे हुए थे, उनका आत्मविश्वास जगमगा रहा था। तो उन्होंने कहा, तो राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि विभीषण, उधर जो हथियार देख रहे हो, उधर जो रथ देख रहे हो, उधर जो सेना देख रहे हो, इससे लड़ाई नहीं जीते जाते। लड़ाई जिसके पक्ष में न्याय होगा, जिसके पक्ष में सत्य होगा, जिसके पक्ष में धर्म होगा, वो लड़ाई जीतेगा। इसलिए उन्होंने एक चौपाई है, सौरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, है ना, ये सब, ये उन्होंने कहा कि ये है हथियार, हमारे पास ये है।
स्वराज है, धीरज सत्य, है, न्याय। सत्य है, न्याय है, धर्म है, वहां विधर्मी है, अन्यायी है ना, झूठे लोग हैं, पापी हैं। इसलिए जीत सेनाओं से नहीं होती। हमारा जो ध्वज है, हम न्याय के ध्वज के तले लड़ने जा रहे हैं। न्याय हमारे पक्ष में है, जीतेंगे हम ही। और उसके बाद गांधी ही थे जो जन सामान्य को, निर्जन को, निर्धन को, निर्बल को, कमजोरों के आत्मसम्मान को जगा के सेना तैयार की। हाँ, और उसके राज को चुनौती दिया जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, और लड़ाई को जीता। कौन कहता है कि जो चरखा से आजादी नहीं आई? लोग कहते हैं कि अभी भी कुछ एक तबके के लोग गांधी को गाली देते हैं और कहते हैं 2014 के बाद आजादी मिली। हाँ, ये सब अब हम क्या कहें ऐसे लोगों पर हंसने के अलावा। जैसे लोग कहता है कि जो ये दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक डिबेट में हमारे एक वामपंथी शिष्य हैं, मित्र भी नहीं, यही सवाल कहा कि क्रांतिकारियों को ये गाली है। मैं दर्शक दीर्घा में था, मेरा बोलने का नंबर नहीं आया था। मैं उठ के आया, तिल मिला कर हमने माइक पकड़ा और हमने कहा कि हाँ, चरखा से आजादी आई, चरखा प्रतीक हो गया, आजादी का सिंबल बन गया। कैसे? गांधी ने कहा कि ये जो ब्रिटानिया, ये जो कपड़े हैं विदेशी, इसकी होली जलाओ। लोग निकले अपने अपने घरों से, और जो विदेशी वस्त्र थे, अपना शर्ट पैंट जो भी कपड़ा था वो सब निकाल के लाया, चौराहे पर जाके खड़ा होकर जला दिया। अंग्रेज के हाथ पांव फूल गए कि ये कौन सी धारा लगाएंगे। अपना वस्त्र, ये तो नहीं दुकान से छीन के तो नहीं किया, कहीं से माल आ रहा था विदेशी कपड़ों का, ट्रक लूट के तो नहीं जलाया। अपना अगर हम जला देंगे चौक पर तो ये कौन सी धारा, कोई धारा ही नहीं थी उसके खिलाफ। तो कहा चरखा तकली चलाओ, चरखा चलाओ, अपना स्वयं कपड़ा हम बुनेंगे। और गांधी हिंदुस्तान में बैठे बैठे लंका शायर, बकिंघम शायर की दैत्याकार मशीनों को ठप कर दिया। ये लूट बंद कर दिया गांधी ने, जो कपड़ों के रूप में आते थे। ढाका का मलमल, एक अंगूठी से हम एक थान कपड़ा निकाल देते थे, उसके हाथ काट करके वहां से वस्त्र भेजे जाते थे। गांधी इस जड़ को पकड़ा, इसलिए उन्होंने कहा कुटीर उद्योग। हम विज्ञान विरोधी नहीं है, लेकिन हम विनाश विरोधी हैं। ये जो मेन पावर इस देश में है, इसको कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग का नारा गांधी ने दिया गांधी, उसको जापान ने अपनाया। आज एक घर में कोई पार्ट टीवी का बनता है, दूसरे घर में कोई और पार्ट बनता है, तीसरे में और बनता है, सबको असेंबल करके मेड इन जापान मार देता है। यह कुटीर उद्योग है। गांधी का कुटीर उद्योग वहां जापान ने स्वीकारा। गांधी की बुनियादी शिक्षा, कि शिक्षा के साथ साथ हम खेती का ट्रेनिंग देंगे, हम कलम कैसे बनाया जाए, खिलौना कैसे बनाया जाए, छोटी छोटी चीजें कैसे बनाई जाए, जो फैक्ट्रियों में बनती है स्कूलों में बनेंगे। हुनर के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, हुनर के मुताबिक हम शिक्षा देंगे। बुनियादी शिक्षा का नारा दिया। लेकिन ये तो देश बदल गया। एक सेकंड, यहां पर वो लागू नहीं हुआ। कहां लागू हुआ? चीन में लागू हुआ। आज बदले हुए युग में गांधी को स्वीकार करके, बुद्ध को स्वीकार करके, चीन अमेरिका के दांतों तले उंगली ये चना चबाने के लिए मजबूर कर रहा है। ये वैज्ञानिक ही नहीं, तकनीकी क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सब में पराजित कर रहा है। विश्व की 2 नंबर ताकत बन गई। ये गांधी को स्वीकारा। ये है गांधी। गांधी को इतने आसानी से नहीं लिया जा सकता है। तो मैं कह रहा था कि
जब 1000 साल गुजरता है तब कोई मार्क्स और गांधी आते हैं त्रसित मानवता के कल्याण के लिए। ये मार्क्स और गांधी विचारों के ऐसे दो ध्रुव हैं, जब बंदूक से, हिंसा से, मार्क्सवाद के विचारों से लोग का मोह भंग होगा कि बंदूक से कोई बदलाव नहीं होगा, तब लोग भागेगा अहिंसा की तरफ, गांधी की तरफ, वहां पनाह लेगा, वहां ठौर तलाशेगा कि कैसे बदलाव, कैसे विनम्र क्रांति, अहिंसक क्रांति के जरिए हम दुनिया और देश को बदलेंगे। और जो लोग गांधी के विचारों से थका हारा, मोह भंग लोग, वहां देखेगा निराश लोग, हताश लोग, अगर लगेगा कि नहीं गांधी से कुछ होने वाला नहीं है, सीधे जाएगा मार्क्स के पास विकल्प तलाशने। तो ये गांधी और मार्क्स एक जगह से शुरू हुए, जड़ में, मूल में त्रसित मानवता का कल्याण है, जड़ में क्रांति है, बदलाव है। एक विनम्र तरीके से, अहिंसक तरीके से कहता है, क्योंकि उनकी धरती पूरब की धरती है, भारत की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, विचारों की धरती है, अहिंसा की धरती है। गांधी के पहले बुद्ध आए, महावीर आए, ये उनकी धरती है, इसलिए वो विनम्रता, शालीनता, अहिंसा को स्वीकारा। और दूसरी तरफ पश्चिम है, जहां अहिंसा कोई जान ही नहीं सकता, इससे बदलाव भी होता है। वो सीधे कहते हैं ताकत बंदूक की नली से निकलती है। उसको स्वीकार करने वाले लोग हैं मार्क्सवादी लोग। तो हमने कहा कि ये दोनों विचारों के दो ध्रुव हैं। बीच में एक जगह मैं बोल रहा था तो किसी ने कहा कि 10 साल से कुछ और लोग शासन कर रहे ना, ये तीसरे विचार के लोग। ये जो पृथ्वी है, दुनिया है, इसके लाखों साल के जीवन में 5-10 साल कोई माने नहीं रखता है, वो पानी का बुलबुला है। इसलिए मैंने कहा कि ये विश्व की बात में कर रहा हूं, कोई स्थानीय बात नहीं कर रहा हूं। गांधी को गांधी बनाया उनकी मौत ने। गांधी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अस्पतालों में दवा खा के खांसते, एरिया रगड़ते अस्पताल में दम तोड़े, और गांधी मारे गए। गांधी की मौत ने उनके महत्व को बढ़ा दिया। एक से एक तपस्वी दुनिया में हुए, साधक हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, जिनकी अंतिम इच्छा रहती है कि मौत के वक्त हम राम को याद करें, मेरे मुंह से ईश्वर का नाम आए, अल्लाह का नाम आए, भगवान का नाम आए। वो गांधी की कितनी बड़ी साधना थी, तपस्या थी कि मरते वक्त कहा हे राम। और दूसरी बात, वो कितना बड़ा व्यक्तित्व था जिसने कहा कि मारने वाले को क्षमा कर देना। ये नहीं जान रहे ये कौन सा काम कर रहे। ईसा के बाद गांधी ही थे जिन्होंने मारने वाले को दिल से माफ कर दिया। इसलिए गांधी पर हमने कलम उठाई। नई पीढ़ी को गांधी को जानना चाहिए, ये गांधी का देश। लेकिन नई पीढ़ी को तो अब धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो ये सब फेज है, ओछी राजनीति, वो जात का भी पाठ पढ़ाया जाएगा, धर्म के भी पाठ पढ़ाए जाएंगे, बहुत बातें होंगी। मैं ये असहिष्णुता का नहीं, ये असहिष्णुता का दौर है, कट्टरता का दौर है, उदारता का नहीं, सहिष्णुता का नहीं। ये सब फेज है, टाइम फैक्टर है, ये सब चलेगा। लेकिन गांधी को कोई देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया इनकार नहीं कर सकती। सर अब बिहार चलते हैं, बिहार की राजनीति पर हम बात करते हैं। आपने गांधी पर पूछा क्यों लिखे गांधी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दी सर। लेकिन क्योंकि आपने उससे वो शब्द लाइन जोड़ी ना, एक वाक्य जोड़ा कि गांधी एक कैक्टस फूल, तो मुझे वो जानने में रुचि थी। देखिए कैक्टस के फूल मैं भूल गया, एक मिनट। वही मुझे कैक्टस के फूल, ये क्यों, इसके पीछे हाँ, का देखिए वो जो गांधी पुस्तक में जो 5 लोग हैं, जो 5 आलेख हैं,
हमने कहा फिदेल कास्त्रो हैं, चंद्रशेखर हैं, मेरे दादाजी कोशिका गांधी, राम बहादुर सिंह हैं, परमेश्वर कुमार हमारे गुरुजी समाजवादी चिंतक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हैं, और गांधी है, भगत सिंह हैं। ये क्या है? कैक्टस के फूल कहाँ खिलता है? मरुस्थल में, मरुभूमि में, निर्जन में, जहां जीवन नहीं होता, जहां पानी नहीं होता, जहां उसके पोषक तत्व नहीं होते, विपरीत परिस्थितियों में कैक्टस के फूल उगता है, जमता है, खिलता है, अपने सौंदर्य से, अपनी सुरभि से लोगों को आनंदित करता है। ये एक मैसेज है कैक्टस के फूल। और वो सभी लोग विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो फिदेल कास्त्रो हो, चाहे वो हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर जी हो, जो पगडंडी, बलिया के पगडंडी से चल के दिल्ली के राजपथ तक आए, वो सभी कैक्टस के फूल थे। इसलिए गांधी के बाद हमने कैक्टस का फूल, एक एक व्यक्ति का नाम नहीं दे के सीधे दिया, मैसेज कि कैक्टस एक संदेश है। कैक्टस के फूल खुद में एक संदेश है। सर, मनोज झा की हम बात करेंगे। संसद में ठाकुर का कुआं उन्होंने बोला तो आप तिलमिला गए। सही बात। मैं एक बात बोलता हूं कि मैं विधानसभा का भी सदस्य रहा, लोकसभा का भी सदस्य रहा, और जब हम लोग शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान हमारा जो है वो सेकुलर संविधान है, समाजवादी गणराज्य है, ये लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है। ये इसकी इजाजत नहीं देता कि आप शपथ संविधान का लें और किसी जाति को ठेस पहुंचाए, किसी धर्म को ठेस पहुंचाए। ये जो, मैं तो नाम लेना नहीं चाहता जिसका आप नाम लिए राज्यसभा के मेंबर का, वो जंगल राज के प्रवक्ता है। जब मैं ब्राह्मणों के सवाल पर, लूटते खेत खलिहान, इज्जत अस्मत के सवाल पर कोसी क्षेत्र में, बिहार में जंगल राज से लोहा ले रहा था, जिस बंदूक की बड़ी चर्चा होती है, उस समय तो हमको हीरो बताया गया लोग, बाद में जब समय बदला तो आप लोग कहते हैं अपराधी। सुनिए, लेकिन तब बंदूक उठाए थे किसी के इज्जत के लिए, की रखवाली के लिए, अस्मत के लिए। लुटते खेत खलिहान के सवाल पर हम, जिसके घर गांधी आए, अहिंसक परिवार जो आज तक सब वैष्णव है, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हमारे घर के लोग होते थे, तो वहां कौन सी मजबूरी थी बंदूक उठाने की? यह किसी राजपूत का खेत खलिहान नहीं लूटा था, उसके इज्जत अस्मत पर हमला नहीं हुआ था। हम खड़े हुए थे, तब ये जंगल राज के प्रवक्ता हाफ पेंट पहन के, मेरे ही शहर का है, सहरसा की गलियों में कंचा खेलता था, गुल्ली डंडा, होश नहीं समझ। इनके चाचा जी से हम लड़ते थे जो कांग्रेस के मिनिस्टर होते थे, और उस समय वो भी दुबक गए थे। नेता अपोजिशन कौन थे? जगन्नाथ मिश्रा जी थे, कायदे से उनको बोलना था। धरती पर, जमीन पर कौन कोसी में थे? रमेश झा जी थे, वो चुप लगा गए। कौन थे कैबिनेट में बैठे हुए? रघुनाथ झा जी थे, वो भी नहीं बोले। आनंद मोहन पागल थे, बाहुबली थे, हम खड़े हुए। तो जब आपके सवाल पर, उनको मैं कह रहा हूं, आपके सवाल पर जब हमारे साथी मारे जाते हैं, मारे जा सकते हैं, मरे, कलानंद झा और अजय सिंह मरे लड़ते हुए, जब हम मुकदमा ले सकते हैं, जेल जा सकते हैं, आपके इज्जत अस्मत आबरू, लुटते खेत खलिहान के सवाल पर, तो हमको भी
अपना समाज उतना ही प्रिय है। तुम ठाकुर का कुआं कह करके गाली दोगे, कहोगे कि ठाकुर को मारो। संसद के दहलीज पर ठाकुर लठ लेके बैठा हुआ है, खेत पर हल के मुठ पर को ठाकुर पकड़े हुए हैं, ये क्या कहते हैं न्यायपालिका में बैठा हुआ है, उसके दरवाजे पर ठाकुर लठ लेके बैठा हुआ है। ठाकुर को मारो, वाल्मीकि की कविता मैं आपको भेज दूंगा, उसमें है ठाकुर को मारो। ठाकुर संसद में है, ठाकुर न्यायपालिका में, ठाकुर खेत में है, ठाकुर व्यापार में है, ठाकुरों को मारो। एक ठाकुर के जमींदारी में जब फसलें आती थी तो नाई से शुरू होता था, उनका हिस्सा बांटा जाता था, धोबी का हिस्सा बांटा जाता था, ये हजाम का हिस्सा बांटा जाता था, यहां तक कि चीटी का हिस्सा दिया जाता था, उसको भी चीनी दिया जाता था। एक ठाकुर की जिम्मेवारी होती थी कि गांव का कोई व्यक्ति अगर भूखा रहा तो उसका खजाना खुल जाता था, उसके दरवाजे सदैव खुले रहते थे। आज के राज्य में क्या हो रहा है? इस देश की आजादी के बाद इस देश की एकजुटता के लिए, एकता के लिए हमने किले दिए, महल दिए, संस्थाओं को गढ़ दिए, राज गया, रियासतें दी, और हमारे ही से आया सीलिंग एक्ट। सीलिंग एक्ट लगा, 15 से ज्यादा आप जमीन नहीं रख सकते। नेहरू जी के जमाने से किसी ने यह कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा आप संपत्ति नहीं रख सकते? यह आया कानून? क्यों नहीं आया? ये एक सवाल है, जलता हुआ सवाल। हमारी जमींदारी चली गई, टाटा की जमींदारी क्यों नहीं गई? इसलिए जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जिस राजे रजवाड़े को हिंदुस्तान में रहना है स्वेच्छा से हिंदुस्तान में रहेगा, पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान जाएगा, जिस राजे रजवाड़े को रियासत दानों को स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहेगा। तब हम कोई स्वतंत्र रहे? सबों ने एक तरफा कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। राजतंत्र के लिए बदनाम हम लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकारा। इतनी बड़ी 5 कट्ठा जमीन आज के जमाने में कोई राजनेता छोड़ेगा? कोई एमएलए एमपी कोई अपना घर छोड़ सकता है? सर एक हिस्सा नहीं छोड़ेगा, इतना सा घर का पार्ट। तो हम लोगों ने दिया तो एहसान मानो। हम कोई आरक्षण मांगने नहीं आए। आज लोग कहते हैं हम क्षत्रिय, बनो क्षत्रिय, झगड़ा क्या है? क्षत्रिय हो, जमींदारी थी, आरक्षण के लिए क्यों मर लड़ रहे हो? दूसरे का हक छोड़ दो, आओ हमारे साथ। तो ये दोनों बातें नहीं, ये हम इसलिए ठाकुर का कुआं जब आया तो ये बड़ी चर्चित हुआ कि आनंद मोहन ने कहा राख से जीभ खींच के आसन पर उछाल देंगे। ठीक है, जब विरोध हुआ तो क्या कहा? जंगल राज के उस प्रवक्ता ने कहा यह प्रतीकात्मक कविता है जिसका उदाहरण हमने दिया। ठीक है, सामाजिक सरोकार के सवाल पर, जातीय विसंगति के सवाल पर, महिला आरक्षण के सवाल पर चर्चा चल रही थी ना। आप जातीय विसंगति को उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसी वाल्मीकि की एक कविता है, बोलना नहीं चाहिए हमको। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जातीय विसंगति पर उसने, वाल्मीकि ने कोख पर हमला किया। कहा कि एक ही कोख से हम, नटसेल में बता रहे, एक ही जनेंद्रिय से हम पैदा हुए, हम शूद्र और तुम बामन कैसे? ये वहां सटीक बैठता था। तो मनोज झा क्यों नहीं उठाया? ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। मनोज झा उसको क्यों नहीं उठाया? लेकिन ठाकुर को मारो कहीं नहीं है कविता में। और एक तरफा एक साजिशन बातें कही गई,
प्रोवोकिंग। तो जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेता है, मैं उसके पहले भी एक बार तिल मिलाया था, जब लोगों ने कहा, एक सांसद ने कहा कटुआ, 3 दिन पहले वो लोकसभा में कहा कटुआ, गद्दार, मुल्ला कह करके गालियां दी गई। मैं आया था पेरोल पर, कायदे से मेरा पेरोल टूट जाना चाहिए, इसलिए कि पेरोल पर आए व्यक्ति कोई राजनीतिक बयान नहीं दे सकते, लेकिन हम खड़े हुए, अपने आवास पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और मैं बोला कि बहादुर शाह जफर के वंशजों को, खान अब्दुल गफ्फार खान के वंशजों को, सीमांत गांधी के वंशजों को, अशफाक उल्लाह खान के वंशजों को आप गद्दार, कटुआ कह करके अपमान नहीं कर सकते। पहले ये बोला, बाद में आया 3 दिन के बाद ठाकुर का कुआं, जिस पर चेतन आनंद ने सवाल खड़ा किया। आरजेडी का विधायक था, आरजेडी के विधायक, आरजेडी के सांसद में किसी सवाल पर अगर वाक युद्ध शुरू हुआ, अगर मतभेद सामने आया, लीडर का क्या काम है? बिठाना, दोनों का पक्ष जानना। और पूरे देश में अगर एक समाज आहत है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि समाज आहत क्यों है, इस मिजाज को जानना, उनकी भावनाओं को जानना। क्या कहा, ये मूर्ख है, ये अकलोल है, ढकलोल है, बकलोल है। चेतन के बारे में कहा, वो सिम्बासिस से पास आउट है, वो वेलहम बॉयज से पास आउट है, अच्छी डिग्रियां हैं, एक पढ़ा लिखा नौजवान है। आप कहते हैं अकलोल, बकलोल, ढकलोल। तब आनंद मोहन का उसमें प्रवेश हुआ और हमने इसका जवाब दिया कि आपका 9वीं पास मेरा सिम्बल। और हमने कहा कि अगर वो प्रतीकात्मक कविता है तो राख से जुबान खींच करके आसन पर उछाल देना भी एक मुहावरा है। प्रतीकात्मक कविता पर अगर आपको बड़ी अच्छा लग रहा है उदाहरण, तो ये मुहावरा भी झेलने का। तो उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं? कौन? जब आपने कहा कि उछाल देंगे जीभ, तो उन्होंने कहा कि आप होते कौन है जीभ उछालने वाले? लोगों ने तो ये भी सवाल उठाया, वो होता कौन है ठाकुरों को गाली देने वाला? उनके बाप का कुछ ठाकुर छीन लिया है क्या? क्या कौन होता है ठाकुरों को गाली देने वाला? एक बहादुर कौम को अगर कोई गाली देगा तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। तो फिर आपने ठाकुर हटा लिया सर, सिंह भी हटा लिया। बिल्कुल, इसका क्या मतलब? हमने कहा कि ठाकुर पर आप सुन लिए कि हम तिल मिला गए। आपने ये क्यों नहीं पकड़ा कि आनंद मोहन जब बहादुर शाह कौम के वंशजों को मुल्ला, गद्दार, कटुआ कहा गया तब भी बोले थे? तब तो मैं चुप नहीं रहा। उस सवाल पर सेकुलर पार्टियां नहीं बोली, जो मुसलमानों को अपना बपोती समझते हैं, वोट बैंक समझते हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार से नहीं बोले। आनंद मोहन खड़ा हुआ बोलने के लिए। आपने अभी जातिगत जनगणना पर भी सवाल उठाया। आपने कहा कि पहले जो प्रतिशत था, जो फीस 8 से 9% थे, लेकिन अब कम हो गया। तो क्या ठाकुर, आपने ये सवाल उठाया अभी जातिगत? हमने कहा कि भाई नसबंदी सबकी संख्या बढ़ गई, क्या हमारे ही लोगों की नसबंदी हो गई थी? सिर्फ हमारा ही नहीं, जो कोयरी समाज है उसकी भी संख्या घटाई गई। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। अब है क्या कि हाल के दौर में लोगों के घरों में, गांव में ताला लगे हुए हैं। लोग अपना घर छोड़ करके व्यापार करने दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मदुरई में है, चेन्नई में है, जयपुर में है, देहरादून में है, मुंबई में है, फरीदाबाद, गुड़गांव भरा हुआ सब लोग चले गए। बीच का जो दौर आया जिसमें अपमानजनक स्थिति बनी, लोग बड़ी संख्या में पलायन किए, तो उनके घरों में तो ताला है। आपने आनन फानन में करवा दिया जनगणना,
उस समय जब वो मौजूद नहीं थे तो उनकी काउंटिंग कहां से होती? ये कुछ बातें हैं। इसलिए और अगर जनसंख्या हमारी कम है तो एक बात मैं कह रहा हूं कि आप कहते हैं हम 14.5% हैं, हमको कहते हैं कि आप 3.5-4% हैं, तो आप भी जीतते हैं 7, हम भी जीतते हैं 7। इस बार 1 घट गया, नहीं तो 2 बढ़ने वाला था, 8 होने वाले थे, 6 हो गए। तो ये कैसे हो जाता है? संख्या नहीं है तो? संख्या है। वोट के समय में लोग आ जाते हैं, वोट करते हैं, वोटर लिस्ट में है, काउंटिंग के समय में हो सकता है नहीं हो, है ना। खैर ये तो दूसरी बात है। आप इमरजेंसी पर बोले, आप अभिव्यक्ति की आजादी पर बोले, आप ब्राह्मणों पर बोले, आप ठाकुरों पर बोले, हम मुसलमानों पर भी बोले, मुसलमानों पर भी बोले। अभी जो अभी कि अभी जो कि एक किस्सा सिर्फ ठाकुरों के कुएं वाला ही बार बार याद दिलाया जाता है। हाँ यही तो, जेल की बातें याद दिलाई जाती है, बाहुबली ठाकुर का कुआं याद दिलाया जाता है, कठुआ मुल्ला गद्दार याद नहीं दिलाया जाता है। अब अभी लोगों ने कहा, आप नहीं सवाल की, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो तो वोट बैंक का ताज लेकर घूम रहे हैं ना सर, मुस्लिम वोट बैंक का। और बताएं। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि आपने ठाकुरों पर बोला, आपने ब्राह्मणों पर बोला, इमरजेंसी पर बोला, लेकिन सर बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार के पिछड़ने का क्या कारण है? आज भी ये मन में सवाल उठता है, जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में हमें दिखाई देते तो कहते हैं अरे बिहार के पिछड़ने के मूल में केंद्र की बेईमानी है। आजादी के बाद सबों के हिस्से में तरक्की आई, विकास आया, लेकिन गुलाम भारत में आर्थिक तौर पर समृद्ध बिहार, नंबर 1 बिहार, आजादी के 77 वर्षों बाद अंतिम पादान पर पिछड़ के कैसे चला गया? एक मौलिक सवाल है। आज हम विभक्त हुए हैं, कल हम ज्वाइंट थे। लोहा, कोयला, अबरक, मैग्नीज, तांबा, अल्मुनियम, बॉक्साइट, ये सब हमारे पास। कोयला हमारा, बिजली कहीं और, पावर प्लांट कहीं और। झकाझक दिल्ली है, अंधेरे में बिहार है। ये कैसे हुआ? हरे भरे खेत हमारे, 4 फसलें, हर 3 महीने पर एक फसल देने वाली, उर्वरा धरती हमारी, मेन पावर हमारा, जल संपदा हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन बिहार पिछड़ते क्यों चला गया? ये राजनीतिक बेईमानी है। आज लोग कहते हैं बिहारी, ये हर देखो फिर बिहारी आ गया। हाँ? हर जगह बिहारी है। हाँ? पर वो उसके दिल से पूछिए ना कि वो बिहार से दूसरे राज्य में आया, वो 8 क्यों अपना घर छोड़ के लोग आ रहे हैं? बाल बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को घर पर छोड़ करके क्यों आते हैं दिल्ली? क्यों जाते हैं गुड़गांव? क्यों जाते हैं फरीदाबाद? क्यों जाते हैं मुंबई? क्यों जाते हैं कलकत्ता? एक बड़ा सवाल है। और जो लोग कहते हैं बिहारी आए हमारा नौकरी छीन लिया, बंगाल में अभी 3 लड़कों को पीटा गया, उनसे मैं कहूंगा कि बहुत दिन नहीं जाए, नीतीश जी के राज में जो लाखों लोगों को नौकरियां दी गई, उसमें 1 लाख लोग अभी चले जाइए बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, ये सब इलाके में जाइए तो, बंगाल, आसनसोल, अगल बगल के झारखंड, यहां के लोग आकर के हमारे यहां नौकरी पाए। हम तो कभी विभेद नहीं करते, लेकिन जब बिहारी दिल्ली आता है तो अपमानजनक स्थिति उसकी बनती, भैया जी कह करके गालियां दी जाती है, अपमानित किया जाता है। पंजाब में उग्रवाद के शिकार होते रहे, अभी जम्मू कश्मीर में हुए। उन सब को मैं कहूंगा कि बिहारी नफरत फैलाने नहीं आए हैं दिल्ली, नहीं जाते हैं कहीं। हमारे श्रम से, हमारी ताकत से दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता आबाद हो रहा है, मुंबई, रात दिन हम अहर्निश सेवा में लगे हैं। और अगर हमारी आबादी बढ़ी है
तो खैर मनाइए, हम यहाँ सिर्फ रोजी की तलाश में नहीं आए हैं। रायसीना की पहाड़ी पर बैठे पूर्व के, आज के और आने वाले तमाम हुक्मरानों को आंख में आंख डाल के कहना चाहते हैं कि जो राजनीतिक बेईमानी हमारी हुई वो बंद हो। ये जो राजनीतिक छल हुआ कि एक समृद्ध प्रांत अंतिम पायदान पर खड़ा हो गया, ये बेईमानी बंद हो। हम अपने अधिकारों की भी बात करने आए, हम अपनी लड़ाई भी लड़ने आए, हम अपनी आवाज भी उठाने आए। इन दिनों मीडिया में या तो ये कहे कि पप्पू यादव को आपके नाम से बड़ा प्रेम है या फिर दुश्मनी है। वो कहते हैं हत्या के आरोप में आप जेल गए। क्या सर, क्या झंझट है वो पप्पू यादव के साथ? कहाँ? पप्पू तो कभी नहीं बोला है ये सब बात। पप्पू नहीं बोलता है, ना हम उसके खिलाफ बोलते हैं। काहे के लिए बोलना है? एक समय था जब पप्पू को, नौजवान था, हमसे 12 साल 10 साल छोटा है, अनुजवत है, पारिवारिक रिश्ता है, एक जगह से हम लोग आते हैं, तो आपको मोहरा बनाया कास्ट लाइन पर उस समय के राजनेता ने। जब मोह भंग हुआ, हमसे बातचीत हुई, कहा कि आपकी तरफ से फ्रीडम मिले तो हम इधर संघर्ष शुरू करेंगे। हम लोग उसके बाद से कभी नहीं लड़े और पप्पू जी खड़े भी हुए शासन के खिलाफ, लोगों ने देखा। अभी कहा उन्होंने कि ये देश किसका है, जुड़ों का देश है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा कि हम अब पे दम वो होता सब तो बात हम वो सब बात करने नहीं जाएंगे, है ना, इस पर। और आगे आइए। सर, बिहार में चुनाव नजदीक है और दोनों तरफ से आपको ऑफर है, आरजेडी से भी और जेडीयू से भी। नहीं, आरजेडी से कोई कंफ्यूजन ऑफर है नहीं सर, है। जनता के मन में कंफ्यूजन है कि कहाँ जा रहे हैं आनंद मोहन जी, अब क्या करेंगे, क्योंकि इतिहास तो हमने देख लिया, इतिहास की तो हमने बात कर ली। अभी कुछ और भी किस्से मेरे मन में है, लेकिन ये इसके लिए उत्सुक है जनता। हम लोग जहाँ रहेंगे, देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, और जेपी आंदोलन से लेके बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के जमाने, समता पार्टी के दिनों से हम लोगों का एक संबंध रहा नीतीश जी से, जौहर साहब से। ये इसलिए कि वैचारिक तौर पर हम एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो आपने देखा कि लवली आनंद जेडीयू से अभी चुनाव जीती, चेतन जी सरकार को बचाने में सामने आए, बिल्कुल सामने है, और अभी मंत्री का दर्जा उनको है ना। तो हम सब पूरा परिवार एक जगह है, एकजुट है, इधर उधर जाने की कोई बात नहीं। लेकिन चर्चा चल रही कि चाचा जी पलटी खा सकते हैं। अब लोग मीसा एक भारती बात हम कली कह रहे हैं, अच्छा, जो लोग कहते हैं, तेज प्रताप जी कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे पूछिए कि जो कहते हैं पलटू चाचा, ये लोग कैसे घोलटू हैं कि बार बार घुलट घुलट के नीतीश कुमार के पास जाते हैं? क्यों जाते हैं? इतने ही वो हैं जनाधार वाले, सत्ता से निर्लोभ लोग, तो नीतीश कुमार जी के पास क्यों घोलट के जाते हैं? वो पलटू हैं, आप घोलटू हैं। अगर वो पलटू आप कहते हैं तो आप भी तो घोलटू हैं। एक बात मैं कहूंगा, नीतीश जी जिनके पास जाए, जैसे भी राज में आए, पिछले 17 सालों से बिहार की राजनीति के पर्याय है। उनको माइनस करके राजनीति नहीं चल रही है, और उन सब के पीछे मैं समझता हूं एक बड़ा कारक है। वो ये है कि नीतीश कुमार चाहे वो आरजेडी के साथ जाए, चाहे बीजेपी के साथ जाए, नीतीश कुमार के सामने परिवार नहीं होता है, नीतीश कुमार के सामने स्वार्थ नहीं होता है, नीतीश कुमार के सामने व्यक्तिगत कोई लालसा नहीं होती, नीतीश कुमार के सामने बिहार होता है। लेकिन नीतीश जी तो बार बार ये होता है बिहार का हित, बिहार की तरक्की, बिहार का विकास सर्वांगीण। लेकिन नीतीश जी भी तो बार बार माइक में आकर याद दिलाते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं वो उनसे पूछिए, जो उनका सवाल है उनसे पूछिए। आनंद मोहन से, गरीब आदमी से क्यों पूछ रहे हैं?
लेकिन आपने कहा ना नीतीश जी ने 17 साल में विकास बिल्कुल। बिहार का हित के बारे में सोचा, एक विकास। बीमारू प्रांत को तो आप मानते हैं इस एक बात को? पटरी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में जो चौपट हो गया था, उस बिहार को पटरी पर लाने का, उस बीमारू बिहार को विकसित प्रांत बनाने में नीतीश जी की अव्वल भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर भी लोग पलायन कर रहे हैं सर, फिर भी लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। कहेंगे ट्रिपल एस की समस्या, हाँ, ये जो ट्रिपल एस की बात है वो जरूर उठनी चाहिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि शराबबंदी एक बेहतरीन स्कीम है, योजना है। गांधी ने क्या कहा था? आज़ादी के फौरन बाद जब देश बिल्कुल आज़ादी पाया था, भूखा नंगा था, गरीब था, तब भी गांधी बहुत कम समय आज़ादी के बाद जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर विदेशों से कर्ज लेकर के भी हमको देश चलाना पड़ेगा तो हम शराब बंद करेंगे। हमको अगर राष्ट्रपति बना दिया जाए तो हम शराब बंद करेंगे। नीतीश जी वही काम कर रहे हैं। ये तो दिखता है कि लोग सामूहिक तौर पर मर रहे हैं जहरीली शराब पीने। क्यों जाते हैं जहरीली शराब? जान रहे हैं कि जहरीली शराब है, पीने जाते हैं, मरते हैं। लेकिन ये नहीं कहता कि ये जो घरेलू हिंसा था औरतों पर, पी खा करके जो जुल्म ढाते थे लोग, वो बंद हो गया। इसलिए औरतों की बड़ी आबादी, मैक्सिमम आबादी नीतीश जी के साथ खड़ी है। आपको ये क्यों नहीं कहता कि एक्सीडेंट में जो था दर दुर्घटना का वो घट गया? ये नहीं कहता क्यों नहीं कि हर्ष फायरिंग जो खा पी करके बारातों में लोग करते थे, टेंट छेदते थे नशे में, और उसमें डांस करने वाली, बारात में जाने वाले निर्दोष लोग मारे जाते थे, वो सब रुका। लोगों की आर्थिक स्थिति, गरीबों में बदलाव आया, चेंज आया। जिनका काम था कमा के लाना, रास्ते में ही फूकते आना दारू में, जो बचा वो परिवार को मिला, वो शिक्षा और बच्चों पर गया। ये सब एक अच्छा स्कीम है। हाँ, उसकी दुर्गति इसलिए हो जाती है, वो फेल इसलिए हो जाता है कि तमाम बॉर्डर खुले हुए सभी प्रांतों। अब गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में भी तो वही हो रहा है, लेकिन गुजरात के चारों तरफ बॉर्डर खुले हैं। आपको बिहार उससे भी थोड़ा भिन्न है, इसलिए कि वहां विदेश का भी बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है। हाँ, जहां कहते हैं सूर्यास्त नेपाल मस्त, तो उस नेपाल का भी बॉर्डर है। खेप दर खेप आते हैं शराब, चारों तरफ अगर शराब की बिक्री हो रही है, तब ये स्कीम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। पूरे देश की समस्या है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में जो बंद है वो गलत है, बिहार में जो बंद है वो गलत है। आइए दूसरी बातों पर। ट्रिपल एस की बात की है तो एक तो शराब, दूसरा सर्वे, और तीसरा स्मार्ट मीटर बिजली का। ये दो ज्वलंत बात है। हमने पहली बार आवाज उठाया था कई चैनलों के माध्यम से कि हम जब स्कूलों में पढ़ रहे थे तो स्कूली दिनों में सर्वे आया था और बड़ी झंझट हुआ था, बड़ी खून खराबा हुआ था। तब लोगों ने कहा था सर्वे लड़वे, मरवे, कटवे, जीवे तब न भोगवे, ये मैथिली में कहावत है ना। आज वही हो रहा है। भाई भाई में झगड़ा, गोतिया दियाद में झगड़ा, गांव गांव में झगड़ा, और ये अनट्रेंड लोगों के जिम्मे दे दिया गया है। कम दिन की अमानत का ट्रेनिंग दिया, कम दिन, आज नए नए सीओ चले गए, और वो सब एक अच्छे स्कीम को फेल कर रहा है। इसलिए इससे बड़ी तनाव है। हमने कहा था इसको तत्क्षण रोक देना चाहिए, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा चुनाव में। अभी वो टल गया है। उसी के साथ साथ आपको बताएं, ये स्मार्ट मीटर, ये वाउचर की तरह जैसे मोबाइल में होता है,
जब इसके पहले हमारा मीटर था, महीना का 200-300 उठता था बिल बिजली का, सब कुछ करने के बाद, तो आज वो 3000 कैसे हो जा रहा है? ये तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहूंगा, नीतीश जी से अपील करूंगा, इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जलता हुआ सवाल है, लोगों के जेहन में बड़ी तेजी से घर कर रहा है। और इसका विकल्प है, आप स्मार्टफोन, जो विभाग की बेईमानी है उसको रोकिए, इसको सरल कीजिए, सस्ता कीजिए, समय का तकाजा है, और उसी के साथ साथ बिल जीरो कर दीजिए। कैसे? उसके लिए मैं एक स्कीम बता रहा हूं आपके माध्यम से कि आप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दीजिए। सौर ऊर्जा, गांव गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दीजिए। पहले वही था। हाँ, अगर आप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बिजली का बिल आएगा ही नहीं। इसलिए ऐसे प्लांट को ज्यादा गांव स्तर पर फैलाने की जरूरत है। पहले होता था प्राकृतिक ऊर्जा, ये गोबर गैस वगैरह का, वो भी अभी बंद है। तो ये प्राकृतिक ऊर्जा, गोबर गैस वगैरह का जो है ये, या जो मानवीय मल है, इस सब से भी आप एकत्र कीजिए बिजली, और उसी के साथ साथ आप सौर ऊर्जा पर तेजी से इसको बल दीजिए, इसको बढ़ाइए, इस योजना को। तो मैं समझता हूं ये जो 3S है, ये जो समस्या है सामने, इस पर ये संगीन है और इस पर सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। सर, मैं एक बात को कनेक्ट करूंगी। वो लोग कहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कैटलिस्ट बने, क्या ये सच है? कहूंगा, अभी इंडिया टीवी को हम गए थे, यही सवाल उन लोगों ने कहा, उठाया परिवारवाद पर। मैंने दिया था जवाब कि सत्ता के दम पर अगर कोई अपने नालायक संतति को, नाकाबिल संतति को थोप देता है तो वह है परिवारवाद। लेकिन जिसकी विरासत लाठी, गोली, जेल, फांसी हो, और वो जेल में बंद हो, और उसकी संतति सामने आकर के और विरासत को छीन लेता है, बचा लेता है, एमएलए एमपी बन जाता है, तो इस पर चिल्पों की क्या जरूरत है? आनंद मोहन के स्कूल के एक से एक दर्जनों शिष्य हैं जो लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न विधानसभाओं में, बिहार विधानसभा में बैठे हुए हैं। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद को तो छोड़ दीजिए। तो उसमें अगर हम काम करने जाएंगे किसी के खेत में, पति, पत्नी, बेटा, तो आप अकेले एक ही आदमी को मजदूरी दीजिएगा कि बाप को दे दिए? अगर हम 3 का 3 सामाजिक काम में लगे हुए हैं एक परिवार के, और जनता उसको आशीर्वाद देती है, तो पेट में दर्द किस बात का है? किसी को जनता सर्टिफिकेट दी है ना, कि आनंद मोहन सर्टिफिकेट दिया है। पूरे देश को इंतजार था कि आनंद मोहन शिविर में लवली आनंद लड़ रही है, कुछ ना कुछ तो होगा। कहीं एक थप्पड़ चला क्या? गोली की बात छोड़ दीजिए, एक डंडा चला, पीसफुली चुनाव हुआ, और सारे लेग पुलिंग के बावजूद आनंद मोहन ने कहा था कि जीतेगी लवली आनंद, जीती। प्रशांत भूषण के बारे में क्या कहेंगे सर? लेकिन गांधी जी ने कभी कहा था कि राजनीति की 2 बाजू है, एक रचना और दूसरा संघर्ष। बगैर रचना के सिर्फ संघर्ष, बगैर रचना, माने दोनों पक्ष में अगर एक भी पक्ष नहीं है तो वो राजनीति बाज है। डॉक्टर लोहिया ने उसी को पलट के कहा, जेल, बूट, फावड़ा। उन्होंने कहा
जेल संघर्ष का प्रतीक है, फावड़ा रचना का प्रतीक है और वोट लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतीक है। अब एक बात, गांधी और लोहिया को ठुकरा के सिर्फ आंकड़ों के दम पर राजनीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, आपने उठाया ये सवाल भी। ये आंकड़ों के दम पर राजनीति नहीं होती है, सिर्फ तोड़ जोड़ करो, तिकड़म करो। संघर्ष क्या है? पदयात्रा, बस पदयात्रा संघर्ष है आपका। जनता के जन सरोकारों से ज्वलंत सवालों पर लड़ना होगा। सोशलिस्ट लोग जहां से हम लोग आते थे, खेती बाड़ी खत्म, निकलते थे लड़ने, आंदोलन करने, जेल जाते थे। 1000 लोग गिरफ्तार हुए, सारे लोग थाना से छोड़ दिए जाते थे और 100, 150, 200 सेलेक्टेड जो कार्यकर्ता थे वो कहते थे हम जमानत नहीं लेंगे, हमको जेल भेजे। जेल हो जाता था ट्रेनिंग शिविर, उसी का खाना है, उसी का पहनना है और जेल में क्लास करना है। खेतीबाड़ी का समय खत्म है, कोई काम है नहीं। कार्यकर्ता सब किसी जन सवाल को लेकर आंदोलन किए, जेल गए, खाना खाए, ट्रेनिंग लिए, सारे लीडर भी गए जेल, सारे कार्यकर्ता भी गए जेल। प्रत्येक दिन हम लोग का क्लास होता था। हम लोग क्लास में विभिन्न विषयों पर डिस्कशन करते थे, ट्रेंड होते थे, फिर निकल के आते थे। जनता में सवाल जाता था, ये तो महासेतु के लिए लड़ रहा है, ये तो बड़ी रेल लाइन के लिए लड़ रहा है, ये तो यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रहा है, ये तो एम्स के लिए लड़ रहा है। ये एक मैसेज जाता था। जनता में पार्टियां लोकप्रिय होती थी और कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग होता था, कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जाता था और उसके अनुसार संघर्षशील बनाया जाता था। मुद्दों पर जेल का भय मन से हटाया जाता था। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ तोड़ जोड़ आंकड़ा उठा लिया, हारा कौन मुखिया, एमएलए कौन हारा, जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगी उसको हम बुला लेंगे, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो जीत जाएंगे। ये राजनीति नहीं है। अभी बिहार की राजनीति 2 धड़ों में बटा हुआ है, एनडीए और महागठबंधन। अभी चुनाव आने वाला है, देख लीजिए, कुछ साल ये ट्रेंड और चलेगा। मैं ये ऐसा मानता हूं, जब तक कोई ठोस विकल्प, एक संघर्षशील तबका, ये रिटायर्ड लोगों का नहीं कि जिंदगी भर लूटे और रिटायर किए और ज्वाइन कर लीजिए एक पार्टी, चले जन सुराज करने गांधी जी का नाम लेके। इतना सस्ता नहीं है जन सुराज। जन सवाल पर लड़ना होगा, जन सरोकारों से जुड़ना होगा, तब होगा जन सुराज, है ना। सिर्फ ये फांकीबाजी, राजनीति का फांकीबाजी करके, आंकड़ाबाजी करके बिहार के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं राजनीतिक तौर पर। वो समझ रहे हैं कि यहां तो लाले पड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं को। ये शिविर कहां से चल रहे हैं, टेंट कहां से लग रहा है, हजारों गाड़ियां कैसे दौड़ रही है, बड़ी पैनी निगाह से देख रहे हैं। आइए, 4 उपचुनाव है, हमने कहा था इसके पहले 24 का चुनाव था, कुछ सीट पर लड़ना चाहिए। सर आप जेल अब 4 उपचुनाव है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देख लीजिएगा। सर जाते जाते जब आप जेल से बाहर आए थे तो ये चर्चाएं होने लगी थी कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आनंद मोहन जरूर कुछ खेल करेंगे। राजनीति में उबाल आ गया था जब आप जेल से बाहर आए थे कि आनंद मोहन जी कुछ खेल करेंगे, प्रचार करेंगे। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो लोगों के मन में ये उत्सुकता है कि आनंद तो मोहन बहुत क्या झेलना नया पड़ा करेंगे। हमको, वो तो आप समझ ही नहीं है कि कितना झेलना पड़ा। सिर्फ अनुमान पर ये होगा वो होगा, घेरो, ये सब बातें, है ना। खैर चलिए, अब आनंद मोहन है तो चुप तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। राजनीति में है तो हल जोतने भी नहीं जाना है, न भैंस चराने जाना है, करना है राजनीति ना। तो आप इंतजार कीजिए। सर बता दीजिए ना कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो और मुझको चुनाव थोड़ी लड़ना है, लड़ाना है।
लड़ाना है। जैसे लड़ाते रहे लोगों को। अभी हमने कहा कि दर्जनों ऐसे शिष्य हैं जो बैठे हुए हैं पदों पर। पदों पर बैठे हुए हैं, मजबूती से बैठे हुए हैं, और एक खेप आएगा। हमने क्या किया? जयप्रकाश आंदोलन के बाद बिहार पीपुल्स पार्टी का ही आंदोलन था जो सड़कों से उठा उठा के हम लोगों ने लोगों को पहचान दी, चुनाव लड़वाया, नेता बनाया। आज मेरी गैर मौजूदगी में बिहार की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके की पोस्ट पर, जिम्मेवार पद पर बीपीपा स्कूल का विद्यार्थी नहीं है, मेरे छात्र नहीं है। इसलिए मैंने कहा था स्कूल बंद हुआ है, गुरुजी अभी कायम है। गुरुजी कायम है तो जाते जाते दो कविता छोड़ के जाइए ना सर, जो फाकालाजी करते हैं। आपने कहा जाति धर्म पर बांटने की कोशिश करते हैं और आपको अपराधी घोषित करते हैं, आप पर हत्या का। देखिए, मैं चाहूंगी कि आप मैं बताइए कि कौन है आनंद मोहन। और मैं जेपी लोहिया गांधी के विचारों का आदमी हूं। जो आजकल का दौर चल रहा है, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, गिरिराज, ठीक है। गिरिराज जी, एक व्यक्ति ने कहा था, इसके पहले वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा रामायण जलाओ, ये सामाजिक विभेद पैदा करता है। तो हम तब भी बोले थे, आज ही नहीं बोले, तब भी हमने कहा था कि आपको जो विभाग दिया गया है, सरकार ने दिया है, आप उस काम को तो बखूबी कीजिए। आप रामायण जलाने का काम आपका नहीं है, तब आप राजनीति छोड़ दीजिए, आइए सामाजिक न्याय का योद्धा बनिए, लड़िए, आप रामायण की बुराई निकालिए। लेकिन अगर आप सोशलिस्ट हैं, आपके नेता लालू जी लोहिया को मानते हैं, तो लोहिया तो ठहरे नास्तिक आदमी जीवन भर। गांधी ने कहा था कि क्या तुम नास्तिक हो? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर कहा कि तुम अहिंसक नहीं हो सकते अगर तुम नास्तिक हो। लेकिन दुनिया ने देखा कि डॉक्टर लोहिया भगत सिंह के बाद नास्तिक भी थे और अहिंसक भी थे। तो वक्त सुनिए जी, तो डॉक्टर लोहिया जो नास्तिक थे, सोशलिस्ट थे, उन्होंने चित्रकूट से रामायण मेला की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि रामायण में हीरे हैं, मोती हैं, मानक है, रत्न के भंडार हैं रामायण के महासागर में, और उसी के साथ साथ कंकर और पत्थर भी है। ये डूबने वाले पर निर्भर करता है कि वो हीरा मोती मानक लेके आता है या कंकर पत्थर उठा के लाता है। तो आप सबके, हम सबके जो राजनीतिक चिंतक थे, समाजवादी चिंतक थे, गुरु थे, वो डॉक्टर लोहिया ने कहा रामायण के बारे में, और आप कहते हैं उसी रामायण को जलाने की बात। तब भी मैं बोला था कि आप जो मंत्रालय संभालते हैं उसको बखूबी संभालिए, ये काम नफरत फैलाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रामायण हमको क्या सिखलाता है? भातृ प्रेम, भाइयों में प्रेम क्या, कैसा। रामायण हमें क्या सिखलाता है? जो केकई, जिस केकई के कारण उनको वनवास जाना पड़ा, सबसे पहले उसी माँ के चरणों में दंडवत करने राम आए। रामायण हमें मातृ प्रेम सिखलाता है। रामायण हमें पितृभक्ति सिखलाता है कि पिता ने कहा नहीं, वचन मां को दिया था, चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास। त्याग सिखलाता है, बलिदान सिखलाता है, आपसी प्रेम सिखलाता है, सामाजिक न्याय सिखलाता है, सरोकार सिखलाता है। जब वो निषाद राज को गले लगाते हैं और जब लंका जीत के आते हैं तो आसन देते हैं बगल में बराबरी का। सबरी का जूठा बैर खाते हैं, भीलनी का, दलित का। ये सामाजिक न्याय, सामाजिक सरोकार, सामाजिक संबंध भी रामायण सिखलाता है। और रामायण सबसे बड़ी बात कि जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाता है, अन्याय पर अड़ना सिखाता है रामायण। तो रामायण की इतनी खूबियों को भुला के
ये एक पंक्ति को लेके ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसके भी कई कई माने हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, है ना। लेकिन एक पंक्ति से पूरी रामायण को खारिज नहीं किया जा सकता। ये डॉक्टर लोहिया ने हम सबको सिखाया। तो ये कह दे अब सुनिए जी, उसी तरह जैसे रामायण को जलाओ पर आनंद मोहन बोले थे, उसी तरह आज कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। ठीक है, निकालिए। और यात्रा, जब लोग यात्रा पर निकलेंगे, 7 दिन रुक जाएंगे यात्रा पर, एक पखवाड़ा जाएंगे यात्रा पर, तो मंत्रालय का क्या होगा? जिस विभाग की जिम्मेवारी आपको प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस विभाग का क्या होगा? ये कैसी यात्रा है? और स्वाभिमान यात्रा आप निकाल रहे हैं तो कहां निकालिएगा? हिंदुओं के बीच ना। कहते हैं हम मियाँ जी के बस्ती में जाएंगे, तो मियाँ जी के बस्ती में क्या करने जाइए? आगे लगाने जाइएगा। तो सामाजिक ताना बाना को छिन्न मत कीजिए। ये देश वो चमन है जिसमें गेंदा है, गुलदाउदी है, चीरा मीरा है, चंपा है, चमेली है, अड़हुल है, कनेर है, धतूर है, गुलाब है। सभी फूलों को लेकर के गुलिस्ता बना है। सारे फूलों को काट के उसको बाग में आग लगा के आप देश की सेवा नहीं कर रहे। तो बेबाकी से ये आप विभिन्नता में एकता ही हमारी पूंजी है, इस बात को समझना होगा। बेबाकी ये सेकुलर और सोशलिस्ट भारत है, बिल्कुल संविधान ने यही लिखा है नहीं? वही उसी का मार्गदर्शन हम सब लेते हैं। तो ऐसे में वैमनस्य नहीं, सस्ती लोकप्रियता नहीं, बड़ी गंभीरता से मुल्क की जिम्मेवारी आपके हाथों है, उतने ही जिम्मेवारी से अपनी बातें रखिए, उतनी ही जिम्मेवारी पूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन कीजिए, कर्तव्यों का वहन कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने आपको ये विभाग दिया है, इसमें कोई अगलगोन विभाग नहीं है। वो भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो जाते जाते हम ये कह दें उन लोगों को कि आनंद मोहन जी की तरफ से कि सब्र कर मेरे दोस्त, अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, एक बात और मैं जाते जाते कह दूं, जो अभी विषय वस्तु आया उस पर किसी शायर ने कहा है, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। क्या बात है। तो ये है आनंद मोहन, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। लोग उन्हें बाहुबली कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आनंद मोहन ही एक नाम काफी है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अब हम देखेंगे आनंद मोहन जी क्या नया लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।